अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पुरानी वीरान हवेलियां होती हैं, इनमें ऐसा क्या होता है जो हमें डराता भी है और मतलब अपनी ओर खींचता भी है? क्या वो सिर्फ कहानियां होती हैं या उनमें कोई गहरी सच्चाई छिपी होती है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। आज हमारे पास द हवेलीज टेरर एंड ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक लेख है जो इसी सवाल से एक तरह से जूझता है। ये हमें 4 दोस्तों की कहानी बताता है, राहुल, समीर, प्रिया और अंजलि, जो रोमांच की तलाश में एक ऐसी ही हवेली में जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वहां जो होता है वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए इस वाक्य की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात उस हवेली में ऐसा क्या हुआ जिसने एक इंसान को मतलब अंदर से पूरी तरह बदल के रख दिया। तो कहानी शुरू होती है जब राहुल हवेली में थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है। हाँ, वो थोड़ा हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है। वो देखते हैं वो बहुत ही भयानक है। लेख में लिखा है कि उसकी आंखों की पुतलियां घूम गई थीं और वो अचेत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। ये सुनने में बहुत फिल्मी लगता है ना। क्या डर का ऐसा असर हो सकता है कि शरीर इस तरह से मतलब काम करना बंद कर दे? बिल्कुल हो सकता है, और ये फिल्मी नहीं बल्कि ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल है। जब दिमाग को कोई ऐसा खतरा महसूस होता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो वो एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट? हाँ, इसे दौरे जैसी स्थिति मान सकते हैं जो बहुत ज्यादा डर या शॉक से ट्रिगर हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात है उसके शरीर की हालत। हाँ, वो लेख में लिखा है कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। एग्जैक्टली। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। सांसें तेज लेकिन शरीर ठंडा, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स का एक क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक केस है। जब दिमाग को जान का खतरा लगता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे एड्रेनलिन वो सब रिलीज होते हैं। अच्छा। सांसों का तेज होना फ्लाइट यानी भागने की तैयारी है ताकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। लेकिन क्या? लेकिन जब खतरा इतना ज्यादा हो कि दिमाग को लगे कि लड़ना या भागना नामुमकिन है तो शरीर फ्रीज मोड में चला जाता है। फ्रीज मोड? हाँ, एक तरह का सिस्टम शटडाउन। शरीर का ठंडा पड़ जाना इसी का संकेत है। वो न लड़ सकता था न भाग सकता था, तो उसके सिस्टम ने खुद को ही बंद कर लिया। मतलब उसका शरीर एक ही समय पर भागने और बंद होने दोनों की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, ये तो सोचकर ही डरावना लगता है। और जाहिर है उसके दोस्तों ने उसे इस हालत में देखा तो उनकी भी हालत खराब हो गई होगी। यकीनन। अंजलि के बारे में लिखा है कि वो रोते हुए लगभग मूर्छित हो चुकी थी। मतलब पैनिक की वो हालत जहां सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। हाँ, और इसीलिए उनकी अगली प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि राहुल के साथ हुआ क्या। लेख का एक वाक्य है जो उस पल की दहशत को पूरी तरह से बयान कर देता है। कौन सा? वे तीनों किसी तरह राहुल को कंधे पर उठाकर बिना पीछे देखे उस भयावह हवेली से बाहर भागे। उस वक्त उनकी प्राथमिकता सिर्फ एक थी, जिंदा बचना, बस वहां से निकलना। तो वे किसी तरह राहुल को लेकर हवेली से तो निकल भागे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हवेली का असर वहीं खत्म हो गया? नहीं, जैसा कि आर्टिकल बताता है, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। वे सुबह होने से पहले गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं और फिर राहुल को अस्पताल पहुंचाते हैं। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि शारीरिक रूप से ठीक होने के बाद भी राहुल असल में कभी ठीक नहीं हुआ। वो पहले जैसा राहुल नहीं रहा। कभी नहीं। आर्टिकल में जो बदलाव बताया गया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लिखा है वह पूरी तरह बदल चुका था। एक रात के अनुभव ने एक इंसान की पूरी शख्सियत को ही मिटा दिया। ये जो बदलाव है ये सिर्फ मतलब उदास होना या चुप रहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख में जो लक्षण बताए गए हैं वो हमेशा चुप रहता था, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, और सबसे अहम, रात को वह डरावने सपने देखकर चीखने लगता था। हाँ, ये सीधे सीधे एक गहरे जहनी सदमे यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी की ओर इशारा करते हैं। हमने पीटीएसडी के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और समझ सकते हैं? ये सिर्फ बुरी यादें या बुरे सपने आना ही तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पीटीएसडी का मतलब है कि दिमाग उस घटना को उसे एक खत्म हुए वाक्य की तरह नहीं देखता। तो फिर कैसे देखता है? वो उसे एक मौजूदा खतरे के तौर पर रिकॉर्ड कर लेता है। राहुल का शरीर और दिमाग लगातार सर्वाइवल मोड में जी रहे थे। सर्वाइवल मोड में? हाँ, इसीलिए जागते हुए वो फ्रीज था, दुनिया से कटा हुआ, आंखों में खालीपन लिए। ये उसका दिमाग उसे हर चीज से बचा रहा था। और सोते हुए? और सोते हुए
जब चेतन मन का कंट्रोल हटता था तो वो फाइट मोड में चला जाता था, चीख कर उस अनुभव को बार बार जीता था। उसका दिमाग उसे उस हवेली से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। वो जिस्मानी तौर पे तो बाहर आ गया था, लेकिन ज़हनी तौर पे वो अब भी उसी कमरे में फंसा हुआ था। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब वो हर पल उसी डर में जी रहा था। हर पल। और इसका असर सिर्फ उस पर तो नहीं पड़ा होगा, उसके दोस्त जो उसे इस हालत में हर रोज देख रहे थे, उन पर क्या बीती होगी? ये एक बहुत जरूरी बात है। इसे सामूहिक आघात या शेड ट्रॉमा कहते हैं। अच्छा। भले ही सबसे ज्यादा असर राहुल पर हुआ, लेकिन उस रात की दहशत का अनुभव तो चारों ने किया था ना। सही बात है। उस घटना ने उनकी दोस्ती को भी हमेशा के लिए बदल दिया होगा। अब जब भी वे एक दूसरे को देखते होंगे या राहुल के उस खालीपन को देखते होंगे, उन्हें वो खौफनाक रात जरूर याद आती होगी। उनका जो रोमांच था वो अब जिंदगी भर के डर में बदल गया था, और शायद एक तरह के अपराध बोध में भी। शायद इसीलिए लेख में साफ लिखा है कि उन्होंने फिर कभी उस हवेली या किसी भी डरावनी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। एक रात के अनुभव ने उन्हें जिंदगी भर सबक सिखा दिया था। तो हमने देखा कि राहुल पर क्या बीता, उसके दोस्तों पर क्या असर हुआ, लेकिन जो एक बात ये कहानी पूरी तरह अनसुलझी छोड़ देती है वो ये कि आखिर उस रात उस कमरे में हुआ क्या था। आर्टिकल भी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अंत में लेख कहता है कि पुरानी हवेली का रहस्य हमेशा के लिए उनके दिलों में एक भयानक याद बनकर रह गया। हाँ। हमें कभी पता नहीं चलता कि वहाँ कोई भूत था, कोई हवा का झोंका था, या राहुल ने सिर्फ कुछ कल्पना कर ली थी। लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ता? यही तो असल सवाल है कि वहाँ कुछ था या नहीं। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कहानी का जो नतीजा है वो हमें बताता है कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, बल्कि डर की कड़वी सच्चाई होती हैं। डर की कड़वी सच्चाई। हाँ, इसका मतलब ये है कि डर का जो अनुभव है वो अपने आप में एक सच्चाई है। राहुल के लिए वो अनुभव इतना असली था, इतना शक्तिशाली था कि उसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो बाहरी दुनिया में क्या था, ये सवाल बेमानी हो जाता है। जब अंदर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी हो, वो डर उन दोस्तों के लिए एक जीती जागती सच्चाई बन गया था। तो आज हमने देखा कि कैसे एक पुरानी हवेली का रहस्य 4 दोस्तों की जिंदगी पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ गया जिसे वो कभी मिटा नहीं पाए। एक खौफनाक घटना, राहुल में आया गहरा ज़हनी बदलाव, और एक ऐसा डर जिसने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे ग्रुप को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी अनजाने का रोमांच बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है। क्या? लेख ये नहीं बताता कि राहुल ने असल में उस कमरे में क्या देखा था, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, वो अनकहा खालीपन। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या असली डर उस हवेली की किसी चीज में था, या उस चीज को देखकर राहुल के मन के अंदर ही कुछ ऐसा टूट गया जो फिर कभी जुड़ नहीं सका? मतलब डर बाहर था या अंदर? हाँ, क्या डर कोई बाहरी शक्ति है जो हम पर हमला करती है, या वो हमारे अंदर ही छिपा एक बीज होता है जो सही माहौल और सही मौका पाकर एक ऐसा पेड़ बन जाता है जिसकी छांव में जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाता है।